नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ऐसा नाम जो पहली बार विधायक बना, पहली बार चुनाव लड़ा और मंत्री, राजस्व विभाग, युवा एवं खेलकूद कल्याण विभाग जैसे बड़े पोर्टफोलियो से नवाजा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्री टंकराम वर्मा की, जो आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। टंकराम वर्मा एक बेहद साधारण सा व्यक्ति, शिक्षक स्कूल में, और आज मंत्री, कैसा सफर रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि कब छोटे से कार्यकर्ता को उठा के कहां बिठा देगा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और मैं तो गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जो लगातार लोगों के बीच में रहा, संपर्क में रहा और गांव के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 15 साल, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, उस सरकार में एक हिस्सा के रूप में काम करते करते मैं सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक, गली में और लोगों तक पहुंचाया और लोगों को बड़ा आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ तक। समाज शास्त्र में एमए करने वाले व्यक्ति समाज सेवा में उतर गए जी, और उसके बाद राजनीति में और मंत्री बन गए। जी जी। कैसे? मैं ये मानता हूं कि सतत संघर्ष का परिणाम है, सतत सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से काम करने का एक परिणाम है। मैं जब से होश संभाला हूं तब से सामाजिक गतिविधि में, सामाजिक कार्यक्रमों में मैं भाग लेता था, लोगों के बीच रहता था। और मेरे यहाँ पिताजी बड़ा धर्मानुरागी व्यक्ति थे, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, और उनके द्वारा दिए गए जो शिक्षा जो है आज भी जीवंत है मेरे इस जीवन में, और वही प्रेरणा का काम करता है। तो मैं लगातार धर्म, संस्कृति और संस्कार पे काम किया। बड़ी प्रसिद्धि भी आपको मिली पूरे क्षेत्र में, चाहे भागवत कराना हो, रामायण कराना हो, तमाम धार्मिक आयोजन को लेके एक बड़ी प्रसिद्धि मिली आपको। तो धार्मिक आयोजनों में आपका सहभागी होना, करवाना, प्रसिद्धि पाना और उसके बाद सियासत में आना, ये कैसे हुआ? ये काम की, एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां, उनकी विकास, उनकी योजनाएं, इनको ले गए गांव तक। और दूसरी तरफ अपने पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन बनाया हूं, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा फाउंडेशन, जो रजिस्टर्ड नहीं है। हम पिताजी को याद रखने के लिए या स्मरण बनाए रखने के लिए फाउंडेशन नाम दिए हैं। और उस फाउंडेशन के तहत बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। राम कथा है, भागवत कथा है, शिव महापुराण कथा है। बलौदा विधानसभा में 200 गांव हैं और 2 बड़े नगर पालिका हैं। तो बड़े बड़े स्तर में बलौदा बाजार, तो कभी सुहेला, तो कभी तिल्दा, ये अल्टरनेट चेंज होकर 14 साल से लगातार। और मूलतः मतलब लोगों के बीच मेरी जो छवि है, एक समाज सेवी और एक धार्मिक व्यक्ति होने का छवि है। और मैं जहां भी रामायण, जहां भी भागवत कथा होती है, कभी मैं चूका नहीं हूं। और लोग बड़े श्रद्धा भाव से बुलाते हैं कि आएंगे तो कम से कम आधा घंटा, चाहे किसी भी महाराज जी का, पंडित का कथा चलते हो, आधा घंटा मेरे लिए रखते थे। तो हर गांव में जाकर के मैंने कथा में भाग लिया, रामायण में भाग लिया और सरकार की योजनाओं को गांव तक ले गया। तो ये मेरी लोकप्रियता का बड़ा कारण बना। आप मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के साथ आप काम किए, बतौर शिक्षक आपने उनके साथ काम किया। बीजेपी के सरकार में 2 मंत्री के साथ आपने काम किया, बतौर शिक्षक आप अटैचमेंट पे काम किए। वो अनुभव अभी लाभ हो रहे, उससे कुछ काम आ रहा है आपको? वो अनुभव जो था वो बहुत काम आ रहा है। मैं 93 से 98 करुणा शुक्ला जी के साथ था, बहुत पहले। उस समय बजट बहुत कम रहता था और दिग्विजय सिंह की सरकार थी एमपी में। मतलब 4000 करोड़ का पहला बजट था लगभग छत्तीसगढ़ बनने के बाद। बहुत कम था। तो उसके बाद फिर वहां काम किया। फिर माननीय रमेश बैस जी के साथ, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ रहा। फिर दयाल दास जी के साथ 10 साल रहा। फिर लास्ट 13 से 18 माननीय केदार कश्यप जी के साथ था। तो इनके साथ रहते रहते बहुत सा काम सीखने को मिला, शासकीय प्रक्रिया को समझने का। तो वो सब अब काम आ रहा है।
बड़ी अद्भुत बात है। मतलब शायद भारत देश के इतिहास में, मुझे जानकारी नहीं है कि जो आदमी 2-2, 3-3 मंत्री के साथ काम किया हो, जब सरकार बनी हो उस पार्टी की जिस पार्टी से वो व्यक्ति चुनाव लड़ा, वो दोनों के साथ मंत्री की शपथ ले लिया हो। आप केदार कश्यप के साथ रहे, आप दयालदास बघेल के साथ रहे, वो दोनों भी मंत्री पद की शपथ लिए, आप भी मंत्री पद की शपथ लिए। वो पल कैसा रहा होगा? मंत्री जी के साथ काम करता था तो मेरा एक कार्यकर्ता के रूप में, और मेरा फोकस बलौदाबाजार विधानसभा रहता था। मैं जहां भी शुरू से ही काम कर रहा हूं, मतलब माननीय रमेश बैस जी के साथ था तो भी मैं फोकस बलौदाबाजार को करता था, दयालदास जी के साथ था तो भी, और केदार कश्यप। मैं सारी योजनाओं को केवल वहीं फोकस करके रखा था कि आज नहीं तो कल मुझको सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो बलौदाबाजार में इतना काम किया कि लोगों को लगता था कि एक विधायक इतना काम नहीं करा सकता जितना ये कराता है। उसका कारण यही था कि मैं सारे चीजों को जानता था कि इस विभाग में यहाँ बजट है, इस विभाग में यहाँ बजट है, इससे ये काम हो सकती है, हम लोगों को ये सुविधा दे सकते हैं। तो इतना सारा सब ले जाता था तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था, अरे बहुत काम हो रहा है। और उन लोगों का आशीर्वाद भी रहा, प्रेम भी रहा। और मैं बताया कि मैं बलौदाबाजार से, भाई मेरा सपना है कि एक बार मुझको सेवा करने का अवसर मिले, तो मुझको बजट वगैरह भी छूट देते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके मद से भी बहुत सारा काम कराया। तो सभी मंत्रियों ने बलौदाबाजार विधानसभा के लिए मुझको बहुत राशि दी और काम बहुत हुआ। लगभग 3 दिसंबर जब परिणाम सामने आए 2023 में, लगभग बीजेपी की सरकार बन गई, बहुमत में बीजेपी आ गई, आपका सीट आखिरी तक फंसा रहा। जी जी। कुछ वहां की स्थिति बनी रही, टंकराम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, शैलेश नितिन जीतेंगे, क्या होगा? अंततः आप लगभग 14,500 वोट से जीत गए। कैसे धड़कन कितनी तेज हो गई थी? आप देख रहे कि आपके पार्टी में जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे वो सरकार में आ चुकी और आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। मुझको अंतिम समय तक पूरा विश्वास था कि जीतूंगा तो मैं ही। जब हम 2:30-3 बजे लगभग 10,700 वोट से पीछे थे तो हमको भूख लगने लग गया। तो हम कहा खाना को ले आओ भैया, हम तो खाना तो खा लें, रिजल्ट जो होगा सो होगा। तो हम खाना खाने बैठ गए तो लोग हम ही को देखते थे आराम से खाना खा रहे, जो आदमी 11,000 से पीछे हो रहा है। हम सबको बोलते थे ज्यादा नहीं तो हम 10,000 से जीतेंगे, चिंता मत करो, हमारे पेट ही खुला नहीं है। और हम आकलन कर लिए थे कि हम 10 राउंड तक पीछे रहेंगे। बलौदाबाजार ग्रामीण को हमको पता था कि यहाँ से बुरी तरह हारेंगे, हम पूरा हार गए बलौदाबाजार। जब हमारा शुरू हुआ सुहेला तिल्दा तो पता चला कि एक राउंड में 2-2 हजार 3-3 हजार से आगे हो रहे हैं। जहां कहां 11,000 से पीछे थे उधर पूरा पाट करके 14,700 से जीते। पूरा भरोसा था। तिल्दा में इतना लोगों का प्रेम है, इतना आशीर्वाद है कि हमको पता ही था कि जीतना है। जहां आप बुरी तरह हारे जी, वहां गए आप दोबारा विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद? देखिए अभी तो समय कम है लेकिन बहुत से गांव चला गया हूं और मेरी प्राथमिकता में जिस गांव से हारा हूं उस गांव में पहले विकास करना है। ये अमित शाह जी का लाइन है। और लोग अमित शाह जी जब विधानसभा आए थे प्रबोधन सत्र में, उन्होंने कहा था कि जहां पे आप हारे हैं वहां पहले जाना है। जिस गांव से जितना हारा हूं, ज्यादा हारा हूं, उस गांव में पहले काम वही दिया हूं। लोगों को अपने साथ जोड़ना है। क्यों हारे हम, मैं विश्लेषण भी करता हूं और हारने का बहुत सा कारण है। तो मैं उस गांव में भी सबसे पहले काम दिया हूं, 2-3 करोड़ का काम दिया हूं और हर गांव में काम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां गांव के विकास के लिए पैसा कोई कमी नहीं है। 2017 में आप वीआरएस लेके प्रत्यक्ष राजनीति में आप आए जी। उससे पहले शासकीय सेवक जी। थे। आप रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष के 19 में लिया मैं। 19 में, माफ कीजिए, रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष के तौर पे भी आपने काम किया। बलौदाबाजार में भी आपने शायद जिला अध्यक्ष के तौर पे काम किया। नहीं, बलौदाबाजार यही रायपुर जिले का, रायपुर ग्रामीण का आपने बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष के तौर पे आपने काम किया। उस समय पार्टी संगठन से सीधे जुड़ाव और अब कितना अंतर या कितना अंतर में? देखिए मैं वीआरएस लेने के बाद सबसे पहले तिल्दा जिला पंचायत से चुनाव लड़ा, वहां से एक तरफा जीता वहां से भी। और उसके बाद रायपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बना। फिर कुछ समय बाद रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपे तो उसमें भी काम किया। चूंकि ये पुराना फील्ड था मेरा, रमेश बैस जी के साथ रहा तो पूरे लोकसभा को जानता था, तो मेरे लिए कोई नया नहीं था।
और मंत्रियों के साथ रहा तो मंत्रियों के साथ रहोगे तो छत्तीसगढ़ के लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो काम करने में कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। बहुत अच्छा काम किया हूं ऐसा मैं महसूस करता हूं। जब कहीं की कोई शिकवा शिकायत ना हो तो मान लेना चाहिए कि मेरा काम ठीक रहा। और आज मंत्री बनने के बाद अब सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलते जुलते हैं और सबकी बातें सुनते हैं, कोशिश करते हैं। लोगों में उम्मीद बनी होगी कि जिला अध्यक्ष अगर मैं हूं तो आगे चल के विधायक मंत्री बन सकता हूं आपके बनने के बाद। नहीं, ऐसा आकलन करना ठीक नहीं है। जिलाध्यक्ष तो बहुत है और सबको टिकट नहीं देती है। एक उम्मीद जगी होगी। अब जिलाध्यक्ष बनने के बाद संगठन में बैठना उठना सब ज्यादा हो जाता है, तो बड़े नेताओं से मिलते रहें, संपर्क बढ़ता है, थोड़ा उम्मीद भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूं, आज भी काम करता हूं और बड़े नेताओं से मिलने जुलने में थोड़ा संकोच करता हूं। हम लोग अंदर आ रहे थे तो आपके बाहर बोर्ड में लिखा हुआ था कि आप शाम को भी लोगों से मिलते हैं। जी, आमतौर में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों में ये कल्चर, ये ट्रेंड नहीं है कि आने वाले आगंतुकों से शाम को भी मिला जाए। सुबह मिलने का टाइम लगभग सबका तय है, ये शाम को भी मिलने का क्या वजह है और बाकायदा बोर्ड लगा के? देखिए, मैं जो है जैसे दौरे में चला जाता हूं तो दौरे से आता हूं 9 बजे, तो भी सीधा यही आता हूं कि कोई लोग आए हैं मेरे से मिलने के लिए, वो परेशान मत हो, तो मिल के फिर 10 बजे 10:30 11 बजे तक फिर जाता हूं घर। मिलने का रूटीन है मेरा, सबसे मिलता हूं। दौरे में जा रहता हूं तो भी आता हूं मैं वापस 9 बजे 9:30 बजे आता हूं तो भी सीधा यही आता हूं। कुछ लोग रुके रहते हैं, उससे मिल के फिर घर जाता हूं। टंकराम वर्मा के जीवन में, जीवन शैली में कितना बदलाव आया मंत्री बनने से पहले, विधायक बनने से पहले और मंत्री विधायक बनने के बाद? देखिए, पहले भी मेरा मतलब 7 साल का जब से मतलब इस जिला पंचायत सदस्य बना, उससे थोड़ा पहले मैं सुबह 10 बजे तैयार होकर निकल जाता था, फिर पूरा क्षेत्र दौरा करते हुए रात को 10 बजे 11 बजे पहुंचता था। और आज भी वैसे ही 10 बजे रोज निकल जाता हूं घर से और मेरा पहुंचने का समय 11 साढ़े 11 बजे रहता है। अब आदत में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं लगता कि मैं इतने रात को आ रहा हूँ। 10 बजे चले गए घर तो लगता है कि बहुत जल्दी आ गया हूँ, आज जल्दी खाना मिल गया। वहाँ की सरकार पूरी हो गई आप लोगों की, रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, मंत्री अपने अपने विभागों का चर्चा कर रहे हैं। आपके पास अहम राजस्व का अमला आपके पास है, राजस्व विभाग, बड़ी चुनौती इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछली सरकारों में देखा जाए तो तमाम वरिष्ठों को इस पोर्टफोलियो को दिया गया। बृजमोहन जी रहे, जयसिंह अग्रवाल रहे, इससे पहले बड़े बड़े जो सीनियर लोग रहे। आप पहली बार के विधायक मंत्री बन गए, राजस्व अमला, राजस्व विभाग आपके पास, कैसे मैनेज? देखिए, इस राजस्व विभाग में दिक्कतें तो है बहुत, मैं स्वीकार करता हूं। दिक्कतें इसलिए है कि मैं सबको बेईमान नहीं बोल सकता, लेकिन सही बात यह है कि अधिकारी कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करे तो पब्लिक को परेशानी नहीं है। ये राजस्व विभाग में हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी छोटे छोटे काम के लिए कृषक को, भूमि स्वामी को थोड़ा चक्कर मरवा देते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है। और इसीलिए इस विभाग को लोग मतलब एक अच्छा नजरिए से नहीं देखते हैं। तो मैं आने के बाद यही अपील भी किया हूं हमारे अधिकारी कर्मचारी से कि भैया आप और हम लोगों की सेवा के लिए बने हैं, तो जब तक हैं सेवा करें। आपके विभाग को लेके एक बड़ा सटायर है, मतलब बड़ा एक जोक है। हाँ। कि गांव में एक कलेक्टर बन के जाता है, एक नया युवा नवयुवक कलेक्टर बन के जाता है, तो उसकी माँ बोलती बेटा थोड़ा और पढ़ लेते तो पटवारी बन जाते। गांव में तो यही मानते हैं ना कि पटवारी ही सब कुछ है, उसके हाथ में सब कुछ है, और ये बड़ा दिक्कत है। कैसे दूर करेंगे? अब देखिए, एक्चुअल में पटवारी का काम रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करना नहीं है, बिल्कुल से उसका काम संधारण करना है, दुरुस्त करना है। जो ऊपर से आदेश आते हैं उसमें दुरुस्त करना है। तो कुछ दिन के लिए ये त्रुटि सुधार का जो इन लोगों का देखा, तो त्रुटि सुधार के पूरे मामले को एसडीएम तक ले गए कि भाई एसडीएम को पावर है, आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो किसान परेशान होने लगे कि छोटे से नाम के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, मात्रा के लिए एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के अंदर में 10 तहसीलदार हैं, 12 तहसीलदार हैं, तो कैसे होगा। बहुत हो हल्ला हुआ। तो अभी हमने विधानसभा में घोषणा किया कि भाई किसानों की इतना परेशानी मत हो, इसलिए त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को दिया जाता है।
रकबा और खसरा का अधिकार एसडीएम के पास ही रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये एक संशोधन ये किए हैं। और दूसरा हमने एक नया प्रयोग किया है कि प्रकरण के निपटारा के लिए एक शिविर लगाया जाए। राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पे एक शिविर हो, तहसील स्तर पे एक शिविर हो और जिला स्तर पे एक शिविर हो, पूरे प्रदेश में एक डेट में राजस्व मंडल स्तर पे हुआ, एक डेट में तहसील और एक डेट में जिला पे। तो इसका अच्छा है। राजस्व के अलावा खेल कूद युवा कल्याण आपके पास है। खेल और खिलाड़ी और खेल संघ में राजनीति हावी है। ऐसे लोग पदाधिकारी हैं जो जीवन में उस खेल को खेले नहीं होंगे। अब मैं तो दावा करता हूं कि उसका नाम भी ठीक से नहीं बता पाएंगे। ये रिफॉर्म कैसे करेंगे, कैसे सुधारेंगे, खेल को खेल के लिए आरक्षित कैसे करेंगे? देखिए, खेल जो है ना, खेल में राजनीति नहीं आना चाहिए। जो प्रतिभावान है, जो वाकई में उस लायक है, योग्य है, उस आदमी को वहां पे बैठना चाहिए। और आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पे सवाल पहले ले लेता हूं आपसे कि आपने वो इतिहास रच दिया। पिछले 4-5 सालों से खेल अलंकरण समारोह नहीं हो पाया था। पिछली सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोविड का समय था, लेकिन आपने कहा कि नीयत हमारी अच्छी हो तो हम सब कुछ कर लेंगे। खेल अलंकरण समारोह आपने कर लिया, उस पे जरा 2 लाइन कुछ प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके अनुशंसा पे आज अलंकरण समारोह हुआ। विधानसभा में भी हमने घोषणा कर दिया था कि अलंकरण समारोह होगा, और आज हुआ। तो इसके लिए मैं हमारे सभी जो खिलाड़ी हैं उनको बधाई देता हूं। और आज बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो घोषणा किया था आज धरातल पे आ गया। खिलाड़ी के चेहरे पे मुस्कान और बढ़ेगी जब नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को मिला, लेकिन उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची में काफी लंबी सूची है जी। नौकरी के मामले में कुछ सरकार पहल कर रही है, आप लोग कुछ? देखिए, अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जो सूची बननी है उसमें कुछ तकनीकी है प्रॉब्लम जो है। अब या ये कहें कि लोकसभा चुनाव के बाद समिति का गठन करेंगे, पुरानी समिति को रद्द करना पड़ेगा, नई समिति बनाएंगे। समिति के बाद विषय आएंगे, चर्चा होगी, समीक्षा करेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब नए क्या कर सकते हैं। उसमें पुराने वाले प्रावधान में था कि 2% आरक्षण शासकीय नौकरी में था, और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने दी। तो अब बैठ करके, क्योंकि हमारे सीएम साहब इनके अध्यक्ष रहेंगे, पहले भी थे, और खेल मंत्री होने के नाते मैं उसमें उपाध्यक्ष रहूंगा, कुछ मेंबर भी रहेंगे। तो बैठक होगी तो उसमें मैं फिर से एक सवाल दोहरा लेता हूं, खेल से राजनीति को दूर कैसे करेंगे? एक बड़ा माइलस्टोन होगा। अब देखिए, उसकी भी रास्ता निकालेंगे कि हम तो कितना स्वस्थ और अच्छा खेल हो, प्रतिभाशाली लोग आगे आएं, और खेल में केवल खेल हो, राजनीतिक खेल न हो। यह प्रयास करेंगे। खेल मैदान संरक्षण एक बड़ी चुनौती, बड़ा विषय है। अधिकांश खेल मैदानों पे कब्जा सालों से होता आ रहा है, सालों से होता होगा भी, शायद संभवतः आप लोग रोकेंगे। खेल मैदानों को बचाना एक बड़ी चुनौती है, उन्हें संरक्षित करना बड़ी चुनौती है। उस वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, कैसे पार पाएंगे? हमारे पुरानी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी के, उस समय मिनी स्टेडियम के नाम से हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी पंचायत मंत्री थे, तो उन्होंने जगह के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। मिनी स्टेडियम का नाम देकर के प्रदेश में करीब 130 मिनी स्टेडियम उन्होंने बनवाए, तो उनसे जगह सुरक्षित हो गई। और आज जितने शासकीय भूमि है, कहीं न कहीं लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, और ये बड़ा चुनौती है ये। तो मैं तो लोगों से अपील करता हूं भाई कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा के रखो, लोगों में जागरूकता आए कि हम कब्जा करके हम अपने नुकसान नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरे समाज का, आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बजट ला सकते हैं। 3-4 बड़े स्टेडियम है छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, भारत में लगभग दूसरे-तीसरे नंबर के दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रनिंग ट्रैक है हमारे पास, राजधानी रायपुर के ही कोटा में बना हुआ है। मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर होने की स्थिति पहुंच। देखिए, अभी केवल मेंटेनेंस बचा हुआ है।
अभी बीते 5 साल में किसी स्टेडियम का कहीं पे कोई रख रखाव नहीं हुआ है। मैं राजनांदगांव गया था तो वहां भी देखा ट्रैक पूरा खराब हो गया है। हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव? हाँ, मैं गया था तो स्थिति बहुत खराब है। सभी जगह मरम्मत करने लायक, ठीक करने लायक हो गए हैं। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी भी खेलो इंडिया और खेल की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, बजट भी दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जितने हमारे बड़े बड़े स्टेडियम बने हैं यहाँ पे इनको ठीक करें और बड़ा बड़ा खेल का आयोजन करें। ये हमारा भी सपना है और इनके लिए काम करेंगे। अब थोड़ा लोकसभा से कुछ सवाल। लोकसभा चुनाव के दहलीज पे हम लोग खड़े हैं, लोकसभा का बिगुल बज चुका है। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? 11 सीट जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए स्पेशल तैयारी करे ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहता है, कभी भी चुनाव हो जाए लड़ लो। हाँ, क्योंकि इसका संगठनात्मक जो ढांचा है बड़ा मजबूत है और संगठन के कार्यक्रम होते ही रहते हैं। और अभी तो मोदी जी की गारंटी जो है ऐसा लोगों के दिलो दिमाग में है कि मोदी जी की गारंटी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उस गारंटी को धरातल पर ला रहे हैं। और जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, लोगों को बीच बीच में कुछ न कुछ उपहार मिलते जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई त्योहार का समय है। देखिए, लगातार पैसा अभी जो 12 तारीख को मिला उन्नत कृषक योजना में 13,320 करोड़। हाँ, बलौदार जिले में था। एक किसान ने अपना स्लिप निकाल के दिखाया, 14 लाख आया बोले मेरे अकाउंट में। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बोला कि 14 लाख है। मैं कहा इतना राशि सब, माने 1 एकड़ में करीब 19,000 कुछ रुपया है, 20,000 मान सकते हैं। 1 एकड़ में 20,000 मिलना, ये जो मिल रहा है एक उपहार है। क्योंकि आपने धान की कीमत तो ले लिया है पहले, अब 1 एकड़ में 20,000 मिलना किसको कहते हैं? अगर किसान ईमानदारी से पैसे का सदुपयोग करे तो उसके जीवन में खुशहाली। कांग्रेस कह रही है कि 11 सीट जीतने का सपना है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, अब कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जबरदस्ती धर बांध के खड़ा कर रहे हैं। उनके हालात तो ये है। और इतनी अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है और मोदी जी की गारंटी है। विष्णुदेव साय जी उसको बिल्कुल 100% पूरा कर रहे हैं। लोगों के चेहरा में मुस्कान है। आपके चेहरे पे ज्यादा मुस्कान? नहीं मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, कभी दुखी नहीं होता मैं। बोले ना 11,000 से पीछे था तो हम कहा पीछे खाना खा लिया आप? हाँ, मेरे को उस बात का कोई दिक्कत नहीं रहता। मैं सदाबहार बिना चिंता के रहता हूँ। एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि आप धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। बड़ा अच्छा आप रामायण भी गाते हैं, सब चीज बड़ा अच्छा, गीत भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। तो जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक बार गुनगुना के 2 लाइन सुना दीजिए, तो लोगों को पता चले कि मंत्री टंकराम वर्मा की एक और जो काबिलियत है वो छुपी हुई है। अब ऐसी कभी कभार गा लेता हूँ। जब मैं छोटा था, नहीं, अब हम लगातार वीडियो देखते अभी भी गाते हैं। तो गा लेता हूँ कभी। अब हम उसमें गए, क्या बोलते हैं, कृषक उन्नत योजना में, तो लोगों की खुशी को देख करके हमारे मन में अचानक वो पुराना गीत याद आ गया, लक्ष्मण मसूरिया का, कि धन धन रे मोरे किसान, तोला मैं जाने रे संगीत तय हरज भुइया के भगवान। तो बड़ा दिल को छू लेता है। तो हमारे मुंह से अचानक निकल गया, बस संगीतकार लोग बैठे, मैं कहा बाजा बजाना शुरू कर, मैं गा रहा हूँ। तो गाना गा लिया। ऐसा तो है, मन कभी हो जाता है। तो आज मैं 2 लाइन उनका सुना देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रसंग है उसका, हमारे सबरी माता का। ज्यादा उस पर बोलूंगा नहीं, लंबा हो जाएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे। प्रभु जी मुझको भूल गए हो, प्रभु जी मुझको भूल गए हो, सबरी की डगरिया
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। क्या बात है, वाह। तभी तो क्षेत्र के लोग इतना पसंद करते हैं आपको कि आप राजनेता भी हैं, शिक्षक भी हैं, शासकीय प्रशासकीय कार्य को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बहुत अच्छा धर्म धार्मिक आयोजनों में लगे रहते हैं। देखिए, तो क्षेत्रवासियों का प्रेम है, उनका आशीर्वाद है जो इतना हमको प्रेम करते हैं। हम तो गांव के छोटे से किसान के लड़के हैं और छोटे से कार्यकर्ता हैं और छोटे गांव के रहने वाले हैं। हमारे साथ सब छोटा जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों का प्रेम है कि इतना हमको प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आज उनके आशीर्वाद के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि मैं बहुत पहले सोच लिया था कि बलौदाबाजार क्षेत्र का सेवा मुझे करना है, विधायक बनना है। 5 साल 10 साल बाद टंकराम वर्मा कहाँ पाते हैं अपने आप को, कहाँ सोचते हैं? देखिए, मैं तो जैसा था पहले वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है। गांव में कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? मंत्री बन गए, किस पद तक जाना चाहते हैं? देखिए, मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं तो सोचा नहीं था पहुंचूंगा, क्योंकि लेकिन एक कहीं न कहीं मेरे दिल में था कि एक बार मेरे को बलौदाबाजार का सेवा करने का अवसर मिल जाता। मंत्री बनूंगा तो सोचा ही नहीं था, ये मेरे उसमें था ही नहीं, है ना, सोच से बाहर का था। लेकिन एक बार बलौदाबाजार का सेवा करूंगा और इतना काम करूंगा कि लोग याद रखेंगे। और सही बता रहा हूं, इतना काम करूंगा कि याद रखेंगे। मैंने एक नकल किया है मोदी जी का। अच्छा। मोदी जी ने महतारी वंदन योजना लागू किया है और मेरे को लगा कि हमारे महतारी बहनों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं सबसे पहला काम महतारी सदन का निर्माण किया। मैं कहा हमारे महतारी लोगों के लिए एक बढ़िया सर्व सुविधायुक्त मकान होना चाहिए। एक बड़ा हॉल होना चाहिए, 2 कमरा होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए और सभा कक्ष होना चाहिए। 16 लाख रुपये का मैंने एक एस्टीमेट बनवाया और महतारी सदन का मैंने काम शुरू करवाया। और ये बहुत बढ़िया बात है कि मंच से हमारे पंचायत मंत्री जी भी महतारी सदन बनाने की घोषणा की है पूरे राज्य में। लेकिन उस चीज को मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि एक चीज और बता रहा हूं कि मेरे को जो 100% मत मिला तो सबका है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 70-80% वोट जो है महिलाओं का है। और शुक्रिया मंत्री जी, ये मंत्री जी थे। दरअसल राजनीति में विरले ही ऐसे प्रतिभा बचे हुए हैं मौजूदा इस भागदौड़ वाले राजनीति में कि लोग सेवा को माध्यम बना के सेवा करने के लिए राजनीति में हो और 10 साल बाद भी सेवा ही करना चाहते हो। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।